Hey guys, this is HS Sohota again from Fast Track Advisor। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। दोस्तों, जर्मनी के वीज़े में हम बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो या टूरिस्ट वीज़ा और पॉलिटिकल असाइलम के, चाहे वो पीआर वीज़ा हो, चाहे वर्क परमिट वीज़ा हो। लेकिन पिछले 2 सालों से मैं कंटिन्यूसली उसकी जॉब मार्केट के ऊपर निगाह रख रहा था कि जर्मनी में जो माहौल है, कल्चर है, उसका कोई इम्पैक्ट पड़ा है जब से ये शेनिंगन एरिया बना है और खास करके बन के बड़ा हुआ है। तो पहले ये लग रहा था बहुत सारे लोगों को कि जर्मन में जो जॉब की है वो शॉर्टेज हो जाएगी बिकॉज ऑफ शेनिगन एरिया। उसके बारे में थोड़ा बता दूं। शेनिगन एरिया जिनको नहीं पता है, उसमें करीब अभी 29 कंट्रीज हैं, पहले 26 थी। तो मान लीजिए वहाँ 29 कंट्रीज हैं, तो वो सभी के सभी जिनके पास भी वहाँ के पीआर हैं या फिर वहाँ के सिटीजन हैं, तो वो सभी एक दूसरे के देश में किसी भी तरह के वर्क परमिट या किसी भी तरह की अड़चन के बगैर फ्रीली आ जा सकते रह सकते हैं और काम कर सकते हैं विदाउट एनी लैंग्वेज बैरियर। क्योंकि शेनिगन एरिया में बहुत सारी लैंग्वेज हैं, जैसे जर्मन है, जर्मन में जर्मनी बोली जाती है और कहीं भी नहीं जर्मनी बोली जाती है। तो कुछ पार्ट हैं जैसे फ्रांस के थोड़े से, वो तो कहीं भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है। तो मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे अलग अलग देशों के लोग वहाँ आकर काम रहते थे, किसी को भी लैंग्वेज का कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं थी, ना एजुकेशन की। बस वो जर्मनी में आकर जैसे भी उनको तैसे, जैसे इंग्लिश जर्मनी मिक्स करके जैसे भी काम आता था वो करते थे। तो ऐसा लग रहा था कि शायद इसके जॉब की शॉर्टेज आ जाए, खास करके कोरोना काल के बाद में। लेकिन आज की सिचुएशन में जो कनाडा में स्किल्ड वर्कर है या सेमी स्किल्ड वर्कर है या हाईली स्किल्ड वर्कर है, तो उनकी करीब 7,70,000 जर्मनी में शॉर्टेज है। अगेन मैं दोबारा बोलूं कि 7,70,000 प्लस शॉर्टेज है काम वालों के। So 770,000 people are short from those high skilled or semi skilled or skilled based jobs। तो 7,70,000 बहुत बहुत बड़ी गिनती है। इतने वर्कर की उनको शॉर्टेज है। ये बड़ी इंक्लूडिंग बड़ी कंपनियां में, खास करके छोटे छोटे जो स्टोर्स हैं, फर्म हैं, स्टोर्स हैं, प्राइवेट छोटी कंपनीज हैं, तो या फिर बिल्डर वगैरह हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम हैं, सभी में ये शॉर्ट बहुत ज़बरदस्त पाई जा रही है। तो क्या है कि वो शॉर्टेज पूरी नहीं हो रही। तो अभी जर्मनी ने जो पहले वाले लॉ थे वर्क परमिट के लिए, वो सब खत्म कर दिए हैं। अब सिंपल ऐसा है कि अगर किसी ये शॉर्ट स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं और उन्होंने, इमिग्रेशन ने ये बोल रखा है कि हमने कोई कैटेगरी बनानी नहीं है, ABCD कुछ भी नहीं बनाना है। तो जिस भी एम्प्लॉयर को बंदा नहीं मिलता काम के लिए, वो एम्प्लॉयर एलिजिबल है किसी भी एम्प्लॉय को बुलाने के लिए फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड नेशंस। थर्ड वर्ल्ड नेशन दुख से कहना पड़ता है कि हम लोगों को बोलते हैं, जो जर्मनी है, फ्रांस है ना, वो हमें थर्ड वर्ल्ड नेशन बोलते हैं। भाई कई तरह से हम हैं भी, है ना, कई चीजें बेसिक भी अभी तक इंडिया में नहीं पूरी हुई, तो इसलिए वो थर्ड वर्ल्ड, हमें तीसरे दुनिया के लोग मानते हैं। चलो मानने दो जो भी उनको मानना है। तो जो तीसरे लोग, तीसरी दुनिया के लोग हैं, तो अब हम लोगों के लिए भी वो ओपन कर दिया है। पहले शेनिगन एरिया के लिए था। तो ये करीब पिछले 1.5-2 साल से बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी
7,70,000 वर्करों की शॉर्टेज है आज की डेट में। और ये ऑफिशियली इमिग्रेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी की लिस्ट साइट के ऊपर लिस्टेड हुआ है। तो दूसरी बात है कि अब अभी शॉर्टेज कितनी तरीके के कामों में आई है। मोर देन 87% ऑफ ऑल काइंड ऑफ बिजनेस आर सफरिंग फ्रॉम दिस शॉर्टेज। 87 हिंदी में पता नहीं 87 कैसे बोलते हैं, 87 है ना। 87% ऑफ बिजनेस जितने भी जर्मनी में है वो सभी के सभी शॉर्टेज से यूज रहे हैं, उनको एम्प्लॉय नहीं मिल रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, बस एक प्रोग्राम है, साल डेढ़ से चल रहा है कि एक कोई भी एम्प्लॉयर अपनी इमिग्रेशन को बोल दे कि भाई मुझे एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है, तो वो फिर उसको राइट है कि इंडिया से, पाकिस्तान से, कहीं भी उसको बंदा मिलता है, बंदी मिलती है, तो उसको वो काम के लिए बुला सकता है। तो मोटी मोटी लिस्ट में आपको बता दूं, थोड़ा रहने का भी बता दूं। जो मैं आता जाता रहता हूं जर्मनी में, पहले ही सबसे बड़ी बात है, अगर किसी का जर्मनी में कोई नहीं है, वहां गुरुद्वारा साहब तो हैं, वहां गाइडेंस मिल जाती है, खाने को वाहिगुरु दा लंगर मिल जाता, ते वहां गाइडेंस मिल जाती है, जॉब कहाँ है, रहने के लिए वगैरह वगैरह। ठीक है, तो गुरुद्वारा साहब जर्मनी में है, अगर किसी को कुछ जरूरत है तो वो जाए वहाँ, किसी वो सभी धर्मों के लिए ओपन है, तो वहाँ से बहुत सारी गाइडेंस लोकली मिल जाती है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं आपको मोटा सा बता दूं कि जो जर्मनी में जैसे रहने वगैरह का कितना खर्चा आता है ना, तो या फिर तनख्वाह जो सैलरी वगैरह है वो कितनी बनती है। मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं, सभी की नहीं है, मोस्टली है, ताकि लोग इनमें से चूज कर सकें। देखिए, सबसे जो टॉप फर्स्ट में आने वाली लिस्ट है, जैसे टॉप 10 लगा लो ना, तो फर्स्ट में इसलिए बोल रहा हूं, कभी वो अप हो जाती है, कभी वो डाउन हो जाती है। सबसे ऊपर है पेंटर, हाँ ठीक सुना आपने, पेंटर, पेंट करने वाले जो दीवारों को पेंट करते हैं, या फिर जो पेपर लगाते हैं ना दीवारों के ऊपर। अभी इंडिया में भी वो चलने लगे, इंडिया में कामयाब तो वो नहीं होंगे, लेकिन वॉलपेपर चल पड़े हैं। यहाँ का जो वेदर है इंडिया का, वो सूटेबल नहीं है। चलो एनीवे, जो वॉलपेपर लग रहे हैं उनका मेसन, राजमिस्त्री जिसको बोलते हैं, और उसके बाद है जो ब्रिक लेयर है, जो टाइलों के मिस्त्री हैं, आई एम सॉरी, जो ईंट होती है ना, ब्रिक, उसके जो मिस्त्री हैं, उसके मेसन हैं, उनकी ये ऑलवेज फर्स्ट सेकंड में रहती हैं। जो टाइल मिस्त्री है ना, वो पीछे है लिस्ट में, क्योंकि वहां उनको लोकल बहुत मिल जाते हैं जो टाइल के ऊपर काम करते हैं। तो अभी जिसमें शॉर्ट रहता है, मैं आपको वो 17-18, एक तो मैंने 3-4 ये बता दिए। इसके ऊपर, इसके आगे जो फार्मिंग वाले हैं, जैसे लाइव स्टॉक फार्मिंग, लाइव स्टॉक जिनको नहीं पता है, जो भी हम जानवर वगैरह, पंछी रखते हैं, चिकन वगैरह रखते हैं अंडों के लिए, डक रखते हैं, रैबिट रखते हैं खाने के लिए, वो जितना भी खाने वाली हम पालते हैं जानवर, पशु पक्षी जो भी होते हैं ना। तो फॉरेस्ट्री में, हॉर्टिकल्चर, देखो बागवानी हो गया ना, फॉरेस्ट्री हो गया, जंगलात में बहुत जरूरत है। जंगलों में लोग काम करने वाले नहीं मिलते, कहाँ काटना छांटना, नया पौधा लगाना है, किसी पौधे को किसी बीमारी से बचाना है, वगैरह वगैरह हो गया ना। फूड फर्शनिंग एंड इंटीरियर फिटिंग, वुड फिटिंग एंड इंटीरियर फिटिंग में ये सभी चाहिए ना। इसमें लकड़ की कारीगर जो है, फर्निश वाले हैं, इंटीरियर डेकोरेशन के जो फिटिंग वाले हैं ना, वो सभी।
मेटल वर्क है, स्कैफ फोल्डिंग है, जितना लोहे का काम है वो सभी चाहिए। तो स्कैफ फोल्डिंग है, इंटीरियर कंस्ट्रक्शन एंड ड्राई वॉलिंग। ड्राई वॉलिंग जो हम अभी इंडिया में भी वो चल रही है, जैसे वॉल होती है, स्टील का स्ट्रक्चर रहता है, उसके ऊपर जो हम एक शीट लगाते हैं ना, प्लास्टर शीट उसको बोलते हैं और भी बोलते हैं, तो उसके ड्राई वॉल उसको बोलते हैं, उसकी जो उसको फिटिंग वगैरह करनी होती है ना, तो वो सभी इसमें आते हैं। ग्लेजिंग जो ग्लास फिटिंग है ना, शीशे जो फिट करते हैं विंडोज में या दरवाजों में या कहीं कहीं भी जो शीशे की फिटिंग होती है। तो पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन इसमें है। पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन में पानी के पाइप हों, किसी चीज के पाइप हों, पाइप फिटर भी कह देते हैं ना, वो सभी की बहुत शॉर्टेज है वहां। तो प्लांट कंटेनर एंड जो प्लांट एंड कंटेनर कंस्ट्रक्शन है, कंटेनर जैसे बहुत बड़े बड़े पानी वाले हो गए वगैरह वगैरह ना, प्लांट हो गए जैसे कुछ भी बड़ी बिल्डिंग बनती है जहां एक छत के नीचे अलग अलग चीजों का प्लांट होता है ना, तो वो हो गई। तो मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस रेलवे की जो जितनी भी कंस्ट्रक्शन है, रेलवे में जो मॉनिटरिंग लाइनमैन खड़े होते हैं इशारा करने को, या जितनी भी उनकी कंस्ट्रक्शन वर्कर है, फ्रेट फॉरवर्डिंग एंड लॉजिस्टिक्स, जितना फ्रेट है, लॉजिस्टिक किराया जो भाड़े पे चीजें आती जाती है ना, उसमें जितना लॉजिस्टिक का है, फ्रेट फॉरवर्डिंग का क्रू है, वो सभी चाहिए। ड्राइवर्स फॉर अर्थ मूविंग व्हीकल्स, जैसे बुलडोजर आ गए, बैकहो मशीन आ गई, फोर्क लिफ्टर आ गए, ऐसे बड़ी मशीनरी जो चलाते हैं ना, तो वो सभी की जरूरत है। सेल्स, उसमें सबसे बड़ी डिमांड है सेल्स में फिटिंग्स की और फर्नीचर सेल्स की। ये उनको बंदे नहीं लगते सेल्समैन जो फर्नीचर बेच सकें, और जो फिटिंग्स होती हैं अलग अलग तरह की, मान लो बाथरूम फिटिंग है, किचन फिटिंग है वगैरह वगैरह ना, वो बंदे। तो उसके आगे है सेल्स, जो नॉर्मल सेल्स है किसी भी चीज की, वो सभी। फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियन इसमें है, नॉट टेक्नीशियन, फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियन असिस्टेंट। टेक्नीशियन वो एजुकेशन वहां से लेनी पड़ती है, तो इसलिए असिस्टेंट चाहिए, टेक्निकल असिस्टेंट उनका जो होता है। बस एंड ट्रैम ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स, ट्रैम होती है जो लाइट रेल है ना, ट्रेन जो सड़कों के बीच घूमती है, वो है ट्रेन। तो देखिए इतने सारे मैंने आपको बता दिए। और इसमें कुक आते हैं, भूल गया मैं, कुक किसी को भी, माँ को इंडियन रेस्टोरेंट, को वो रेस्टोरेंट है, क्लीनिंग वाले इसमें है, कुक हो गए, क्लीनिंग वाले हो गए, और लैंडस्केपिंग वाले हैं जो घास काटने, बागवानी का घास काटने वाले होते हैं ना, सफाई कर दी, घास काट दी, लॉन मूवर जो होते हैं वो सभी इसमें है। तो अभी जो मैंने आपको ये लिस्ट बताई है करीब 20-25 की, तो इसमें जो ऑफिशियल सैलरी है जर्मनी की, कम से कम 35,000 पाउंड, 35,616 ये एवरेज सैलरी है, कम से कम है। तो उसके बाद ये कम से कम उनकी है, जैसे वो हेल्पर हैं जिनके पास वेरी लो स्किल है, क्लीनिंग कर लिया, घास काट लिया वगैरह, है ना। तो इसके पास जो फोर्स्टी के हैं उनकी सैलरी है $36,791, है ना, या फिर $18, 18 पाउंड, 18 यूरो पर आवर। तो जो हॉर्टिकल्चर के वर्कर हैं उनकी 36,913 सैलरी है, या $18 यूरो पर आवर।
जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनकी सबसे ज़्यादा सैलरी है कंस्ट्रक्शन में। जितने भी ब्रिकलेयर वाले आ गए, पेंटर आ गए, जो भी कंस्ट्रक्शन में जितने भी है ना, उनकी सबसे ज़्यादा सैलरी है, उनकी बनती है एवरेज 44,000 यूरो। तो अगर मैं बीच का लगा लूं, जो सबसे कम है वो भी बतानी चाहिए, वो है 28, जो सबसे सबसे कम है 28,000, वो है बस ड्राइवर की। बस ड्राइवर वो आसान जॉब है इसलिए कम है। तो मुझे लगता है जो जाने वाले बाहर हमें मिलेंगे, ज्यादा जाने वाले होंगे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, बस ड्राइवर के अलावा वो होंगे, है ना। तो 44,000, 35,000 मिनिमम 35 है, 35 to 44। तो हम बीच का लगा लेते हैं 40,000। 40,000 यूरो आपकी जो सैलरी है एक महीने की। करेंसी आज का क्या है, करेंसी एक्सचेंज का देख लेते हैं कितना रेट बनता है। इंडियन रुपीज ये हो गया, एक तो हम क्या ढूंढ रहे थे, अब मैं पाउंड में थोड़ा घुस जाता हूँ। गाइस जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स। हम ढूंढ रहे थे क्या बोलते हैं, यूरो। हम यूरो ढूंढ रहे थे। देखिए मैं करेंसी में बहुत सारे काम करता हूं, तो इसलिए एक में नहीं करता तो इसलिए हो जाता। यूरो के आज की डेट में 90 बनते हैं ना, 91 रुपीज बन रहे हैं। तो 40,000 टाइम 91, 3,64,000, 3,64,000 एक महीने की सैलरी है आपकी। तो अगर किसी ने शाही ठाट के हिसाब से रहना है तो मैं उसका खर्चा बता देता हूं। 3.25 लाख रुपया देसी में भाषा में बात करें, अगर आप ओवर टाइम नहीं लगाते हो, सिर्फ रेगुलर 5 दिन ये काम करते हो ना, तो फिर ये 3,64,000, हाँ 3,64,000 सैलरी बन जाती इंडिया की करेंसी में। नॉर्मल एवरेज में कोई भी हमने वो नहीं डाला कि आप ओवर टाइम लगा लो, है ना। तो अभी इसके में जो एक्सपेंस है रहने के, पहले तो आपको वो बताऊंगा अगर आपने बिल्कुल राजों की तरह रहना है। देखिए जो बहुत बहुत बड़ी सिटी है महंगी वाली और महंगी अच्छी अपार्टमेंट है, उसमें एक बेडरूम अपार्टमेंट आपको 819 819 का 819 यूरो पर मंथ का मिल जाता है, ठीक है। 820 लगा लो इसको, ठीक है। अगर थोड़ा सा सिटी से बाहर रहते हो, जो डाउनटाउन होता है, डाउनटाउन जो मिडिल ऑफ सिटी है, उससे थोड़ा सा बाहर चले जाओ आराम से। और ये मैंने सिर्फ पढ़ी नहीं है, जर्मनी में बातें मैंने ये पूरी देखता रहता हूँ, देखी है, देखता रहता हूँ। और बहुत सारे बेचारे जो कच्चे रहते हैं उनके साथ फ्रॉड भी होता है। बहुत महंगा किराया, 400 यूरो ले लेते हैं। उनको भी बचना चाहिए। जो जहां हमारे ज्यादा बंदे रहते हैं ना, सिटी से थोड़ा सा अलग, सिटी से बाहर नहीं कह रहा हूं, सिटी से मेन सेंटर से थोड़ा सा आजू बाजू 2 किलोमीटर इधर उधर, तो जो सिटी से बाहर रहते हैं वहां तो $200 का भी अपार्टमेंट आ जाती है। तो जो सिटी के बाहर है थोड़ा सा सेंटर पॉइंट से, तो उनकी अपार्टमेंट आ जाती है 6 to 6, सो 625 यूरो पर मंथ। तो ये तो अगर आपने राजों की तरह अकेला रहना है ना, एक बेडरूम है, उसमें एक किचन है, बाथरूम है, पूरा अच्छा सा सेट होता है ना,
बेडरूम हो गया, मैं अब सब वो बता दूं, सबको पता चल जाए। बेडरूम ज़्यादातर होते हैं 12x12 या 12x14 के, उसमें क्लोजेट रहता है बड़ा अच्छा सा, जिसमें आप आराम से कपड़े रखें। दो ज़्यादातर होते हैं, नहीं तो एक बहुत बड़ा क्लोजेट होता है, उसमें सब कपड़ा सब कुछ आ जाता है आराम से। साथ में फिर बैक साइड में एक बाथरूम होता है, फुल बाथरूम, उसमें टब लगा होता है, टॉयलेट सीट होती है शेविंग के लिए, या जो भी देखने, शीशा बड़ा अच्छा से लगा होता है। उसका जो साइज है वो ज्यादातर 9x6 या 7 होता है, बड़ा अच्छा साइज है। उसके बाद इसके आगे निकल के आ जाता है एक बड़ा सा ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम की जो ज्यादातर उसकी लंबाई चढ़ाई है वो आपको बता रहा हूं, ये होती है ज्यादातर 14 से 16-18 तक। तो साथ में बीच एक कनेक्टेड किचन होता है, बहुत सुंदर लगता है। उसकी ज्यादातर होती है 6 फुट वो उसकी चौड़ाई होती है, और 18 फीट 17 फीट लंबाई। तो जो आपका ड्राइंग रूम है उसमें टीवी है, सोफे हैं, बैठो लेटो जो मर्जी करो। तो ये आपका जो रेंट है, रेंट का खर्चा आपका आ गया। राजे की तरह रहना है, एक बंदे ने सिटी में रहना है तो 819 यूरो, और अगर थोड़ा सा सिटी से बाहर रहना है, सिटी से सेंटर पॉइंट से आगे पीछे, 625 यूरो पर मंथ। अच्छा, अभी मेरे हिसाब से तो भाई अकेले को रहना नहीं चाहिए, एक तो वैसे बोर होना है, और बहुत सारे जो इंडियन पाकिस्तानी हैं, नेपाली भी हैं कुछ, वो तो इसमें 20-20 जाने घुसते हैं, वो भी गलत है, 10-10 घुसते हैं, वो भी गलत है। इसमें देखिए मेरे हिसाब से ज्यादा से ज्यादा 4 बंदे रहें, वैसे तो 2 बंदे रहें आराम से, को हल्ला गुल्ला नहीं है। 2 बंदे रहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा बिजली का पाके $350 आता है, 350 यूरो बन जाता है। 350 नहीं बनता है, 315 यूरो वो हो गए। अभी आपके खाने का मैं बताऊं कि जो बंदा ए क्लास खाता है, वो वाइन पीता है, अच्छे सी स्टेक लेता है, सी फूड लेता है, ए क्लास खाना मैं उसकी बात कर रहा हूं। जितना मर्जी दूध पी लिया, जूस पी लिया, फ्रूट खा लिया, सीरियल खा लिया, वाइन ले लिए गए ने, केक खा ली, पेस्ट्री खा ली, ठीक है, बाहर से टेक आउट ले आए, तो बाहर से खाना मंगवाया, हर रोज एक आध दिन में मंगाया, रेस्टोरेंट से भी खाया बहुत बार, ये नहीं कि महीने में एक बार, बहुत बार। ज्यादा से ज्यादा जो एक बंदे का खर्चा है 967 यूरो एक महीने के लगते हैं। तो दोस्तों 967 इतना अगर किसी ने खाना है तो खा भी ले भाई, मेरे हिसाब से बंदा आराम से चले, घर कुकिंग करे तो बहुत बचेगा। और ये खाना वो है कि ज्यादा रेडीमेड जो बना आता है ग्रोसरी स्टोर में, अगर आप ग्रोसरी स्टोर में जाके लेके खुद आओ पकाओ तो फिर तो 200 यूरो से ज्यादा खर्चा नहीं आता है। ये मैंने देखा हुआ है, मैं ऐसे नहीं कि वैसे ही बोल रहा हूं, मैंने करके लोगों के बीच रहकर देखा है। मेरा शौक है देखने को कैसे कैसे लोग वहां बाहर कैसे रहते हैं। वो लोग कुछ ऐसे समझते हैं कि मैं भी यहाँ ऐसे ही काम करने आया हूँ। अगर सच बताऊं को मैं तो घूमने आया हूँ, चेक करने आया हूँ, फिर सच्चाई बाहर नहीं आती। तो ये सभी जो खर्चा है 200 यूरो तक भी करते हैं, वो है गलत। दाल रोटी बना ली, फिर दाल रोटी बना ली, फिर दाल रोटी बना ली, वो गलत बात है, वो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपने पूरा जिसको ठोक बजा के खाना बोलते हैं, सी फूड भी ले लिया आपने, स्टेक भी ले ली, बशर्ते आप घर बनाए, 500 यूरो से किसी भी हालात में ज्यादा नहीं होता है। 500 यूरो पूरा आप राजों की तरह खाते हैं, फ्रूट, जूस, वेजिटेबल, चिकन, सी फूड, अच्छी वाइन, विस्की, बियर, कोक, चॉकलेट सारा डाल के 500 यूरो आपका ये खर्चा आ जाता है। और अगर 2 जन भी रहते हो तो 315 वो हो गया।
815 यूरो आपका खर्चा आता है एक महीने का, और उसमें चोरी नहीं जाना चाहिए। लोग चोरी बसें जाते हैं, वो ठीक नहीं है। वैसे तो फ्रांस में जाते हैं, जर्मनी में मैंने जर्मनी में बहुत कम देखा है। जो आपका पास है ना, आप 100 यूरो का भी लगा लो ना, तो 900 यूरो, जो 900 यूरो है, उससे ज्यादा एक बंदे का खर्चा नहीं आता। वो भी अगर बंदा शान से रहे, 2 बंदे। अगर उस अपार्टमेंट में 3 आ गए तो भी बहुत बढ़िया, 4 तक तो चलता है ना। 2 बंदे बेड पे, 2 अच्छे से गद्दे लगाए, लेकिन 2 बंदों के हिसाब से मेरे सामने रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 900 और 1 लगा लो फोन का, ऐसे वैसे, और किसी भी हिसाब से 1000 यूरो से ज्यादा आपका खर्चा नहीं होता है, ठीक है। किसी भी हिसाब से इससे ज्यादा आपका खर्चा नहीं होता है, तो उस हिसाब से बनाएं। अगर मैंने बोला था कि 40,000 राउंड फिगर ले लें, तो 3.25-4 लाख रुपया आपका बनता है, और 1.25 लाख रुपया आपका लगता है। तो आप 3 लाख रुपया या 2.5 लाख रुपया एक महीने का आराम से इंडियन करेंसी में बचा सकते हो, एक क्लास जिंदगी जीकर। तो रिक्वायर, ये मैंने आपको रहने का बता दिया, इसमें क्या बता दिया, इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है, इसमें एजुकेशन का कुछ नहीं लिखा है। बस जो आपका एम्प्लॉयर है, अगर वो आपको हायर करने के लिए तैयार है, तो इमिग्रेशन वो ही देखती है। बस ऐसा होनी चाहिए कि अगर आपने कुकिंग की है, इंटरव्यू के लिए आपको दिखाने की भाई वहां आपने कुकिंग की है, या फिर आपने कोई कोर्स किया है, वो सर्टिफिकेट लगा दो। अभी जो पेंटर है, देखिए उसका कहाँ से कोर्स आएगा या सर्टिफिकेट। फिर भी जैसे जो एक्सपर्ट बंदे हैं इमिग्रेशन वाले, वो सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे हम रखते हैं। जो छोटे छोटे क्रैश कोर्सेज होते हैं, इंडिया में भी होते हैं ना, उनसे आप टाई अप कर लो, थोड़ा चल सीख लो। अगर अच्छे से सर्टिफिकेट लेना है ना, तो आपके पास सर्टिफिकेशन चाहिए। एजुकेशन की यहाँ कुछ नहीं लिखा है, लैंग्वेज कुछ नहीं चाहिए। ये जर्मनी बहुत बहुत बढ़िया कंट्री है बाकी सभी देशों से। जैसे फ्रांस में लोगों के पैसे लोग मारते हैं, इंडियन भी मारते हैं, पाकिस्तानी, जर्मनी में ऐसा कुछ नहीं है। एक क्लास बढ़िया सी कंट्री है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से मैंने आपको जर्मनी के वर्क परमिट का, जो इंडियंस के लिए, पाकिस्तानी के लिए, सभी के लिए बता दिया, सॉरी सब कुछ बता दिया। मोटा सा ये है कि 20-25 लिस्ट है, मैंने प्रिंट करके डाल भी दी है अपने चैनल के ऊपर। ये सभी में एलिजिबल है। इसके अलावा जो प्रायोरिटी जिनको इमिग्रेशन में लिखी है, वो है हाईली स्किल्ड, हाईली एजुकेटेड लोग। वो हमारी लिस्ट में, उनका कोई लेना देना नहीं है। उनके बारे में अब वरी भी मत करो, क्योंकि वो है जो जिन्होंने बहुत आईटी सेक्टर में जो कमाल के हैं, है ना, तो वो प्रायोरिटी उनको देते हैं। लेकिन उन जैसे उनको मिलते बहुत हैं। ये जो हम लिस्ट बता रहे हैं, इन जैसे नहीं, मतलब गोरे ज्यादा ये काम नहीं करते हैं, तो इसलिए ये फिर हम बहुत थर्ड वर्ल्ड कंट्री वो करते हैं ना, तो इसलिए ये होता है। तो मोटा सा मैंने आपको ये बता दिया कि एवरेज 40,000, ये बिल्कुल जेन्युइन लीगल जो पैसे बनते हैं, 40,000 यूरो। आपके पास अगर जेन्युइन वर्क परमिट हो तो आप कर सकते हो। 2 चीजें रह गई। और बाद में जो आपका खर्चा है, अगर शाही अंदाज में रहना तो 1,000 यूरो, सब कुछ डाल के, कपड़े धोने वाले भी डाल के, इस हिसाब से आपको 2.25 लाख रुपया, 2.5 से 3.25 लाख रुपया बच जाता है। अगर आप हाईली पेड जॉब में भी नहीं हो तो भी, तो कम से कम ये आपका बचता है। तो दूसरी बात, ये एक्सटेंडेबल होता है, मोस्टली 2 साल के वर्क परमिट होते हैं। एक बार आपको वर्क परमिट जो मिल गया, तो आगे के आगे आपको एम्प्लॉयर मिलते जाएंगे, और 4-5 ऐसे वर्क करने के बाद आपको पता चलेगा पीआर कैसे होना है। आप अपना टैक्स दो अच्छे से, पीआर हो। फिर इसके साथ आप अपनी वाइफ और बच्चों को भी इन फ्यूचर मंगवा सकते हो। बच्चे अपने फ्री ऑफ कॉस्ट जर्मनी में पढ़ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वहाँ की एजुकेशन सिस्टम है। जर्मनी का खुला बड़ा देश है,
जैसे ब्रिटिश इंग्लैंड है, टाइट सा देश है, ये खुला है। तो कितना बचता है, एज की कोई लिमिट नहीं है, एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सपीरियंस साल 2 साल का होना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे होने चाहिए, पासपोर्ट वगैरह जहां से भी आपने किया है। बाकी जो प्रोफेशनल अगर किसी के पास आप करवाते हो तो ही will know what to do and how to do it properly. Hey guys, thank you so much for watching this video, and please make sure to आप ना शेयर कर दें जितना भी हो सके। वीडियो पूरी मैंने सच्ची और टेक्निकल और मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दी है, हवा में से नहीं दी है। अगर कहीं से पढ़ा है तो वो जर्मनी की इमिग्रेशन और गवर्नमेंट की प्रोफेशनल वेबसाइट से पढ़ा है, ऑफिशियल। और अगर टेक्निकली कहूं तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सब देखा है, ये गुना गुडाओ इसको करके प्लस माइनस करके। प्रैक्टिकली मैंने जर्मनी में, मैं पूरी पाकिस्तान में नहीं गया अब तक, बाकी पूरी दुनिया में घूमा हूं, जितने घूमने वाले देश है। यहां मैं रहकर बंदा, काम वाला बंदा बाकी देख रहा था क्या होता है। ऐसे ही मैंने सिंगापुर पर किया है, इटली में भी किया है, देख कर करते क्या लोग, रहते कैसे। तो बाकी जो इलीगल बंदे हैं उनको भी यही है कि भाई एम्प्लॉय ढूंढ लो, आपको पहले कम मिल जाए तो भी कोई बात नहीं है, पीआर हो जाओगे आप आज नहीं तो कल। तो फिर तो ये और पीआर को लीडिंग ये वर्क परमिट है गाइस जर्मनी का ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय नाउ, थैंक यू।